नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ का बड़ा कदम, जम्मू में 2 और बटालियन तैनात। खबर में आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। इसी के साथ आपको आगे बताएंगे कि अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर से दुनिया को आकर्षित करेगा भारत, संस्कृति मंत्रालय ने तैयार किया पूरा खाका। खबर में आगे जिक्र होगा कि यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम से बागपत रूट तैयार, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्य ग्रह के लिए हो जाएं तैयार, पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर ऊपर बनेगा इतिहास, भारत के इसरो का अहम रोल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा करते हैं और आप भी ऐसा मानते हैं कि पीएम मोदी हैं तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ का बड़ा कदम, जम्मू में 2 और बटालियन तैनात। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू क्षेत्र में 2000 से अधिक कर्मियों वाली 2 नई बटालियनों की तैनाती पूरी कर ली है, ताकि पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ को बेहतर ढंग से रोका जा सके, साथ ही क्षेत्र में हाल ही में बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। इस संबंध में एक न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सैनिकों को पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ सीमा तैनाती के ठीक पीछे रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया गया है। बीएसएफ की इन 2 बटालियनों को हाल ही में उड़ीसा के नक्सल विरोधी अभियान से हटा लिया गया था और अब इन्हें जम्मू क्षेत्र में पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह कार्य सर्दियों के शुरू होने से पहले किया जाना था। अधिकारी ने बताया कि यूनिट के कर्मियों को सांबा क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के कुछ अन्य संवेदनशील इलाकों व जम्मू से सटी पंजाब सीमा पर तैनात किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने शनिवार रात 2 स्थानीय आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने लोअर मुंडा के गुलाब बाग क्षेत्र में नाका लगाया था। इस दौरान वहां से 2 लोग गुजरे। नाके पर तैनात जवानों ने संदेह होने पर उन्हें रुकने के लिए कहा तो वो भागने लगे। इस पर सुरक्षा बलों ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में दोनों स्थानीय आतंकी निकले। उनके पास भी हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूछताछ में पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों किसी वारदात को अंजाम देने तो नहीं जा रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि एनआईए ने हंदवाड़ा नार्को टेरर मॉड्यूल मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 जगहों पर तलाशी ली। इसी मॉड्यूल का खुलासा 11 जून 2020 को हुआ था। मॉड्यूल के एक सदस्य मुनीर अहमद बांडे को 20 नवंबर को ही गिरफ्तार किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर से दुनिया को आकर्षित करेगा भारत, संस्कृति मंत्रालय ने तैयार किया पूरा खाका। जी हाँ दोस्तों, आने वाले सालों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ भारत जहां दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वहीं अपनी सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने की तैयारी में भी है। फिलहाल इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। इसके तहत अगले कुछ सालों में दुनिया के 100 और देशों के साथ भारत अपने सांस्कृतिक करार करेगा। साथ ही इन देशों में जाकर भारत महोत्सव का भी आयोजन करेगा। इसके जरिए वो अपने नृत्य, संगीत, रंगमंच, संग्रहालय और पुस्तकालयों आदि से दुनिया को परिचित कराएगा। मौजूदा समय में भारत के 84 देशों के साथ सांस्कृतिक करार है। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक सांस्कृतिक करार को लेकर दुनिया भर के देशों के साथ बातचीत शुरू की गई है। अगले साल यानी वर्ष 2025 में इसमें और तेजी दिखेगी। माना जा रहा है कि इस करार का देश के पर्यटन को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि दुनिया के देश जब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पावर को देखेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से उस ओर खींचे हुए आएंगे। इसके साथ ही दुनिया भर में भारत को एक नई सोच भी विकसित होगी। वैसे भी भारत ने कोरोना काल में अपनी मददगार छवि से दुनिया को अपने आप को परिचित कराया था। मंत्रालय के मुताबिक इस सांस्कृतिक करार से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में भी काफ़ी मजबूती आएगी। इसका असर पर्यटन के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस पहल से देश को बाकी देशों के भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। खासकर संग्रहालयों, अभिलेखगारों और पुरातात्विक स्थानों के संरक्षण में मदद मिलेगी।
बता दें कि अब तक 59 देशों में 62 भारत महोत्सव आयोजित हो चुका है और भारत ने ये पहल ऐसे समय शुरू की है जब दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन में इसे लेकर एक बड़ा रोड शो भी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम से बागपत तक रूट तैयार, पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के 2 सेक्शन उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। पीएमओ से इसके लिए वक्त मांगा गया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इससे पहले ही इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने के आसार हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के दोनों सेक्शन 32 किलोमीटर लंबे हैं। दिल्ली में 17 किलोमीटर के हिस्से को एलिवेटेड बनाया गया है, वहीं जो बचा हुआ 15 किलोमीटर का हिस्सा है वो गाजियाबाद और बागपत के बॉर्डर में है। इस एक्सप्रेसवे को 2 सेक्शन में बांटकर तैयार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी उद्घाटन की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों को चलाकर ट्रायल भी किया गया। इसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं मिली है। सुरक्षा मानकों पर भी ये खड़ा उतरा है। बाकी सभी तरह की जांच भी पूरी कर ली गई है। दिल्ली से बागपत सेक्शन खुलने से दिल्ली, गाजियाबाद, लोनी और बागपत के बीच सफर करना काफी आसान हो जाएगा। गाजियाबाद के लोगों को भी दिल्ली जाने के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा। वहीं लोनी की कई कॉलोनियों के लोगों के लिए दिल्ली आना जाना आसान हो जाएगा। इसके खुलते ही आप आराम से अक्षरधाम पहुंच सकेंगे। NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले एक्सप्रेसवे की जांच की गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अधिकारियों को कई जगहों पर साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी कामों को महज कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अंतरिक्ष में कृत्रिम सूर्य ग्रह के लिए तैयार हो जाएं। पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर ऊपर बनेगा इतिहास, भारत के इसरो का अहम रोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अगला सूर्य ग्रहण लगने में अभी महीनों का इंतजार है, लेकिन पृथ्वी से ऊपर वैज्ञानिक जल्द ही कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाकर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतिम तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें सैटेलाइट को भेजकर पृथ्वी से बहुत ऊपर कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कक्षा में सटीक ढंग से उड़ान भरने का पहला प्रयास है। इसमें 2 अंतरिक्ष यान ग्रह के चारों ओर ऐसी व्यवस्था में चक्कर लगाएंगे जो 1 किलोमीटर से भी अधिक नहीं हटती। सब कुछ ठीक रहा तो अंतरिक्ष यान बुधवार 4 दिसंबर को भारतीय समय अनुसार शाम 4:08 पर भारत के श्रीहरिकोटा से उड़ान भर लेगा और इसी के साथ इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा चुनाव से पहले एनसी कांग्रेस आमने सामने, 4 सीटों के लिए होना है चुनाव। बीजेपी ने भी शुरू की गोलबंदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की खाली पड़ी 4 सीटों के लिए प्रदेश के राजनीतिक दलों के बीच हलचल शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सीटों के लिए चुनाव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गठबंधन में सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अभी से सीटों के लिए आमने सामने दिख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि राज्यसभा में उसकी 3 सीटें पक्की हो जाएं। वहीं सूत्रों के अनुसार 6 विधायकों वाली कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा में उसको भी 1 सीट मिले। इसे लेकर कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात भी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार से बड़ी खबर, किसानों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नई योजनाओं से आएंगी खुशहाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार में किसानों को बेहतर खेती के फायदे मिले और उनकी जमीन पर उन्नत फसल लहलहाए, इसके लिए सरकार ने रैयती जमीन से स्वयं ही बालुई मिट्टी हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा नई नियमावली में भी प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार ने रैयती जमीन से बालुई मिट्टी हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खनन एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में 6 नदियों को छोड़ शेष आदि नदियों से खेतों तक पहुंचने वाली बालुई मिट्टी हटाने के प्रावधान किए गए हैं। जिन नदियों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है उसमें सोन, कियोल, मोरहर, चानन, फल्गु और गंगा नदी को शामिल किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं की बैठक, परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में पार्टी। जी दोस्तों, दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाने के लिए रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता एकत्र हुए। बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी
तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन चुनावों के 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। इससे पहले 21 नवंबर को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। पार्टी ने छतरपुर, किराड़ी, विश्वासनगर, रोहतास नगर, लक्ष्मीनगर, बदरपुर, सीलमपुर, सीमापुरी, घोड़ा, करावल नगर और मटियाला सहित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हेलीकॉप्टर से बरसाई गई गोलियां, 17 आतंकी ठेर। पाकिस्तान में चलाया जा रहा है बड़ा ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान अब खुद आतंकियों से ही परेशान है। पाकिस्तान में बीते कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को 2 अलग अलग ऑपरेशन में 17 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर से गनशिप के जरिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। देश के अशांत इलाके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन बन्नू और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में चलाए गए। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा विवाद पर बोले जयशंकर। पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान मतभेदों को निपटाने पर दिया जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने रूस के कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक में भारत और चीन के बीच मतभेदों और विवादों को सही तरीके से संभालने और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बाधित करने से रोकने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बातचीत 23 अक्टूबर को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई। ये बैठक उस समय हुई जब भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर देमचौक और देपसांग के विवादित क्षेत्रों में सैनिकों को हटाने के लिए समझौता किया था। ये समझौता इन क्षेत्रों में 4 साल से चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश भर में पुलिस DGIG को अमित शाह का आदेश, शून्य सहनशीलता की नीति को करें लागू। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में 59वें DGSP IGSP सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन के दूसरे और तीसरे दिन कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGSP IGSP और CAPF CPO के प्रमुख शारीरिक रूप से और अभी राज्यों के विभिन्न रैंकों के अधिकारी वर्चुअल रूप से भाग लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव ने भी विचार विमर्श में भाग लिया। आपको बता दें दोस्तों कि इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए और गृह मंत्रालय की पुस्तक पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग 2024 का विमोचन किया। शाह ने 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों को ट्रॉफी भी प्रदान की। अपने उद्घाटन भाषण में अमित शाह ने आम चुनाव 2024 के सुचारू संचालन और 3 नए आपराधिक कानूनों को निर्बाध रूप से लागू करने के लिए पुलिस नेतृत्व को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। मोदी सरकार का रोजगार पर बड़ा फोकस, 1 करोड़ से अधिक नौकरियां देने का प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रोजगार पर निरंतर गर्म सियासत के बीच मोदी 3.0 सरकार ने बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के जरिए रोजगार सृजन की गति तेज कर दी है। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से पिछले 4 महीने में 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की मंजूरी के साथ ही अगले 5 साल में करीब 1.26 करोड़ नौकरियों के सृजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया की गति भी बढ़ने लगी है और पिछले 4 महीनों के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में 60,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार से जुड़े तमाम महकमों की ये गति इसलिए भी बढ़ी कि आम बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए के जरिए अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार का निर्माण करने का लक्ष्य हासिल करना भी है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की ओर से बीते 4 महीने के दौरान 4.19 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। इससे केवल वैश्विक स्तर का ढांचागत निर्माण ही नहीं होगा बल्कि लाखों की संख्या में नौकरियां, रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। सरकार का आकलन है कि हर 4.1 करोड़ रुपए के ढांचागत पूंजी निवेश पर 4 से 6 नौकरियां सृजित होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम मुद्दे पर भाजपा का कांग्रेस पलटवार, कहा राहुल गांधी इस्तीफा दें, वो भी इसी प्रक्रिया से चुने गए। जहां दोस्तों चुनाव नतीजों के बाद लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रही है। कांग्रेस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी, उनके सीएम और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और ये घोषणा करें कि मतपत्रों की वापसी
सहमति पर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद उनका भरोसा भी बढ़ेगा, नहीं तो ये आरोप केवल खोखले शब्द ही बनकर रह जाएंगे। राहुल गांधी ध्यान रखें, वो भी ईवीएम आधारित चुनाव प्रक्रिया से ही चुनकर सांसद बने हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को अदालत का रुख करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अपने पद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो उसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए हैं जिस पर उनकी पार्टी सवाल उठा रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर उस दिन सवाल उठाया जिस दिन प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस जल्द इतिहास के पन्नों तक सीमित हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ने आवास में ली बैठक, मंत्रियों को दिया टास्क, देश भर में आध्यात्मिक एजेंडे को देंगे धार। जी हां दोस्तों, यूपी में विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे का जादू चल जाने के बाद प्रदेश सरकार अब महाकुंभ की ब्रांडिंग की तैयारी में जुटेगी। मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को ही मंत्रियों की बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को दूसरे प्रदेशों में जाकर महाकुंभ की ब्रांडिंग करने का टास्क दिया है। इससे साफ है कि सरकार महाकुंभ के आयोजन के जरिए देश भर में आध्यात्मिक अलख जगाकर बिखरे बिंदु समाज को एकजुट करने का माहौल तैयार करेगी। सीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक हुई बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को दूसरे राज्यों में जाकर महाकुंभ का प्रचार प्रसार करने को कहा है। इसके लिए मंत्रियों को रोड शो करने के साथ ही मीडिया के सामने महाकुंभ के आयोजन में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं समेत अन्य खास बातें बताने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा महाकुंभ का प्रचार करने के लिए कुछ चुनिंदा मंत्रियों को विदेश भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सभी प्रदेशों की राजधानी में रोड शो करने के साथ ही वहां के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से भारत का चयन, 6000 भारतीय सेना और पुलिस के जवान तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में वर्ष 2025-26 के लिए भारत के स्थायी मिशन ने गुरुवार को कहा कि विश्व में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इसके लिए वो लगातार कार्य करता रहेगा। ये आयोग एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है। ये संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है। ये 31 सदस्य देशों से बना है जो महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में शीर्ष वित्तीय और सैन्य योगदान देने वाले देश इसके सदस्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, तोपखाने और नए हथियारों का किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास 30 नवंबर को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय अभ्यास 28 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया। अभ्यास में सिंगापुर सशस्त्र बल दल की भागीदारी देखी गई, जिसमें सिंगापुर आर्टिलरी के 182 कर्मी शामिल थे, जबकि भारतीय सेना की टुकड़ी में आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 कर्मी शामिल थे। XAW 2024 का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में संयुक्तता हासिल करने के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को अधिकतम करना था। अभ्यास में दोनों सेनाओं की तोपखानों द्वारा संयुक्त मारक क्षमता योजना, निष्पादन और नई पीढ़ी के उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम को आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आदर्श कुमार, स्कूल ऑफ आर्टिलरी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना और सिंगापुर सशस्त्र बल के मुख्य आर्टिलरी अधिकारी कर्नल ओंग चियो पेरनर्ग ने देखा। गणमान्य व्यक्तियों ने उच्च स्तर की पेशेवर कौशल और विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए भाग लेने वाले सैनिकों की सराहना की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इटली के शीर्ष नौसेना अधिकारी की भारतीय सेना के पश्चिम कमान प्रमुख से मुलाकात, समुद्री सहयोग पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, इटली की नौसेना के वाइस एडमिरल एंटोनियो नताले ने भारतीय नौसेना की पश्चिम कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय सिंह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और एक दूसरे के साथ काम करने के तरीकों पर चर्चा की। नौसेना ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग और एक दूसरे के साथ काम करने के तरीके पर चर्चा की गई। वाइस एडमिरल नताले ने मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में स्थित गौरव स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वाइस एडमिरल का ये दौरा उस समय हो रहा है जब इटली की नौसेना का प्रशिक्षण जहाज ITS अमेरिगो वेस्पुच्ची 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुंबई में है। दोस्तों, ये जहाज जुलाई 2023 में इटली से निकला था और अपनी करीब 2 साल की यात्रा
यात्रा में 30 से अधिक बंदरगाहों का दौरा करेगा। ये जहाज फरवरी 2025 में इटली वापस लौटेगा। जहाज का वजन 3410 टन है और इसकी जो लंबाई है वो 101 मीटर है। इस जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन जोसेफ लाई हैं। मुंबई पहुंचने पर कैप्टन लाई ने रियर एडमिरल राहुल विलास गोखले से मुलाकात की और दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण और इस यात्रा के अनुभव पर चर्चा की। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश को सख्त संदेश देगी भारत सरकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को कर दिया ब्रीफ। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर पीएम मोदी को जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि जयशंकर 24 से 26 नवंबर तक G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के बाद इटली से लौटे थे। उन्होंने इस बैठक के नतीजे की भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। इटली में जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन सहित कई अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ भी बातचीत की। यह मुलाकात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच हुई है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में हिंदू अल्पसंख्यक लगभग 8% है। 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से उन्हें 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। इस हफ्ते फिर से हिंसा भड़क उठी। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को सोमवार को ढाका हवाई अड्डे पर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया।